हाँ बेटा आप पढ़ लें भाई साहब, पढ़ लें। अब क्या हमारा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। सबसे पहले तो इसके नाम से ही समझो, डेफिशिएंट डिमांड मतलब डिमांड कम होना, बट कौन सी डिमांड? एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड हमारी डेफिशिएंट डिमांड की बात कर रहे हैं, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब है जब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। लेकिन कहां पर? कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। जैसे सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई हमेशा हमारी 45 डिग्री लाइन बनाती है। क्या बनाती है? 45 डिग्री लाइन। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होती है, क्योंकि एडी हमारा क्या होता है? सी प्लस आई होता है। और सी में क्या है कि जो कंजम्पशन है, एक हमारी चाहे इनकम जीरो हो जाए लेकिन कंजम्पशन तो मिनिमम लेवल की होगी, जिसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। इसलिए एग्रीगेट डिमांड हमारा वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। ये जहां पर भी हमारा ये एडी इक्वल टू ए एस होता है, यहां पर हमारा क्या होता है? डिटर्मिनेशन, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट। जहां एडी इक्वल टू ए एस है वहां पर क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इस फुल एम्प्लॉयमेंट पर जितनी हमें एग्रीगेट डिमांड की जरूरत थी, वो एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से। इस फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड इतनी है, बट हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? इसमें जो है हमारी कम हो गई। ये AD1 हो गया, ठीक है। ये जो हमारा शिफ्ट हुआ है ना, ये क्या है? AD1। ये क्या है? डेफिशिएंट डिमांड। क्या शो कर रहा है? तो डेफिशिएंट डिमांड में क्या है? इस फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमें जरूरत थी इतनी, लेकिन एग्रीगेट डिमांड हो गई हमारी इतनी, ठीक है। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, तभी तो लिखते हैं। तो हमारा डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। आई बात समझ में? अब डेफिशिएंट डिमांड में जो हमारा इम्पैक्ट जो है साथ में करेंगे इसका। अब इसमें जो है तीन चीजों, सबसे पहली बात तो चलो ग्राफ में भी मैं समझाया था, ये जो डिमांड कम हुई है, ये क्या है? हमारी डेफिशिएंट डिमांड। अब ये जो हमारा ये लाइन देख रहे हो बीच की, AD1 और AD, ये क्या है हमारा? ये जो गैप आया, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। ये क्या है हमारा? डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। और ये जो सिचुएशन अराइज हुई है जहां पे AD1 और AS मीट कर रहे हैं, जहां AD1 और AS मीट कर रहे हैं, ये क्या हमारी? अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। क्या है? क्यों अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्यों आ गई? अब डिमांड तो है नहीं, डिमांड नहीं होगी तो हमें लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। जब बाहर निकालेंगे तो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, तो इसलिए हमारी डेफिशिएंट डिमांड में अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है, ठीक है। तो इसमें जो है डेफिशिएंट डिमांड समझ में आ गया। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड के केस में डिफ्लेशनरी गैप होता है। क्या होता है? डिफ्लेशनरी गैप होता है। चलो डिफ्लेशनरी गैप की जो है अभी डेफिनेशन बाद में कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ उसमें गैप ही लिखना होता है, बाकी सारा मीनिंग सेम रहता है, ठीक है। कि हमारा जो भी फुल एम्प्लॉयमेंट से एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड में जो गैप आता है वो अभी याद कर लेते हैं। पहले हम इसके जो है इम्पैक्ट पे आते हैं, रीजन एंड इम्पैक्ट। इम्पैक्ट जो है हमारा तीन चीजों पे होता है। सबसे पहले डेफिशिएंट डिमांड समझ में आ गया, डिमांड हमारी कम हो गई है, इसका इम्पैक्ट तीन चीजों पे आता है। कौन कौन से? फर्स्ट क्या आता है हमारा? प्राइसेस। सेकंड क्या आता है? आउटपुट। थर्ड क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट। तीन ही चीजों पे खाली हमारा इम्पैक्ट होता है, किसी और के ऊपर नहीं होता, ठीक है। अब क्या? डेफिशिएंट डिमांड, हमारी डिमांड कम हो गई। जब एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो प्राइसेस हमारे जो है कम हो जाते हैं। सेकंड क्या आता है? आउटपुट। अभी मैंने बताया कि जब डिमांड ही नहीं है तो हमें सप्लाई क्या करनी पड़ती है? तो आउटपुट हमें क्या करनी पड़ती है? कम करनी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट अभी बताया था कि कौन सी सिचुएशन आई थी? अंडर एम्प्लॉयमेंट की, लोगों को बाहर निकाल देते हैं, तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट भी हमारी जो है कम हो जाती है। तो हमारा डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट जो है तीन चीजों पे पड़ता है। कौन कौन से? प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। प्राइसेस हमारे कम हो जाते हैं, आउटपुट हमारी कम हो जाती है, कम हो जाती है। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं इसके रीजन पे, थोड़ा सा ध्यान देना, यहीं पे अभी समझ में आ गया है बेटा? डेफिशिएंट डिमांड क्लियर है, इम्पैक्ट क्लियर है। अब हमारा आता है कि रीजन। बेटा यहाँ पे हमारा जो है सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड के बेटा कंपोनेंट तो आप लोगों को पता ही है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं। अब हमारा डेफिशिएंट डिमांड किसके कारण हुआ है? एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण। एग्रीगेट डिमांड कम होने के कारण। तो इट मींस एग्रीगेट डिमांड के सारे कंपोनेंट्स को इस तरीके से चेंज करना है कि डिमांड हमारी कम हो जाए, ठीक है। तो रीजन क्या आ गए? C I G X M, दोनों अलग हैं। एक अलग से आ जाता है टैक्सेस,
आई बात समझ में? बाकी सारे कंपोनेंट्स यही है 5, इसके अलावा एक टैक्सेस आ गया। अब सी से क्या आता है? कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन कर रहा है? प्राइवेट हाउस होल्ड, ठीक है। इसी को हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, इसी को प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, इसी को जो है गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय हाउस होल्ड भी कहते हैं। एक ही बात है भाई, हाउस होल्ड जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहा है उसके लिए ही तो एक्सपेंडिचर करेगा, ये तीनों चीज़ें एक ही है। तो अब जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब जो भी हाउस होल्ड जो है गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहा है, तो वो क्या कर देगा? डेफिशिएंट डिमांड हो गई तो वो क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। तो सी जो है कंजम्पशन हमारी जो है कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड होती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? क्या होती है इन्वेस्टमेंट? ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन। और कुछ? इन्वेस्टमेंट हमारी होती है कैपिटल गुड्स के ऊपर होती है, जिससे हमारा स्टॉक जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारा फिक्स्ड एसेट का स्टॉक जो है इंक्रीज हो जाता है। तो अब इन्वेस्टमेंट को भी हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। फिर जो है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो भी मतलब गवर्नमेंट अगर मार्केट में पैसा लगाती है तो पैसा मार्केट में आता है, पैसा आएगा तो लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो डिमांड कम हो रही है, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो प्राइवेट सेक्टर का कंजम्पशन अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। गवर्नमेंट सेक्टर की कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट उसमें एक में ही है। उसका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है ना, किसका? गवर्नमेंट का हाँ autonomous investment। बिल्कुल। फिर आता है एक्स, क्या आता है? एक्सपोर्ट। एक्स से क्या आता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हमारे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। इंपोर्ट क्या होंगे? बढ़ बढ़ जाएंगे। और टैक्सेस हमारे बढ़ जाएंगे। डिमांड कम है तो इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। है? डिमांड कम है जब हमारी कंट्री में, कम क्यों हो रही है? है नहीं, ये रीजन बता रहे हैं कि कम क्यों है। वो कम इसलिए है क्योंकि हमारे इंपोर्ट बढ़ गए हैं, एक्सपोर्ट कम हो गए हैं। ये इसका इम्पैक्ट नहीं बता रहे हैं, ये तो ये बता रहे हैं किस कारण से, किस रीजन से ये जो है हमारा डेफिशिएंट डिमांड हुआ है, ठीक है। तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है जी, ये क्या थे इसके रीजन? मतलब सर इंपोर्ट करने से दूसरे देश के गुड्स हमारे कंट्री में आने से हमारे देश के प्रोडक्शन नहीं नहीं, इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। इंपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो हमारे यहाँ पे डिमांड कम हो। हम जो है डिमांड को कंसिडर करते हैं पैसे से, ठीक है। अभी आगे भी हम जो है इसको सही करने की पॉलिसी करेंगे, उसमें भी हमने क्या देखा है कि ये जो भी डिमांड है, भाई आप डिमांड कब करोगे? जब आपके पास पैसा है, ठीक है। तो जब अब मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। आपको सारे पॉइंट्स को इसी तरीके से कंसिडर करना है, ठीक है। अब जब आप एक्सेस डिमांड में आओगे, लोगों की डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनका पैसा बढ़ रहा है। भाई पैसा बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी, पैसा कम हो रहा है तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जो है पूरे इसको डेफिशिएंट को भी, एक्सेस को भी, हर एक चीज को पैसे से कंसर्न करके चलोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि लोगों का पैसा कम था तो कंजम्पशन कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, गवर्नमेंट कंजम्पशन कम हो गई, एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया, इंपोर्ट हमारा बढ़ गया और टैक्सेस हमारे बढ़ गए। टैक्सेस बेटा आप टैक्सेस पे करते हो, वो टैक्सेस का पैसा किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास। मार्केट में फ्लो ऑफ मनी कम हो गया तो डिमांड हमारी कम हो गई। रीजन ही तो बता रहे हैं, आई बात समझ में? तो हमारे जो रीजन फॉर डेफिशिएंट डिमांड क्या होते हैं? आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। कॉजेज भी, कॉजेज कह लो, रीजन कह लो किसके? डेफिशिएंट डिमांड के। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज, तो फिर वो हाल कर रहा है ना, जो प्रेयर वाले बच्चे एंड में खड़े होते हैं वो हिला रहे होते हैं, वैसे मत कर बेटा। थोड़ा बोलेगा ना दिमाग में जाता है, अपनी आवाज़ जब सुनोगे ना तो दिमाग में जाएगी, वो बैठ जाएगी। आई बात समझ में? हाँ बेटा समझ में आया? मोर देन नहीं है, लेस देन है, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं, इम्पैक्ट हो गया हमारा, हाँ। अब जो है डिफ्लेशनरी गैप की भी डेफिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि आपने जो है डेफिशिएंट डिमांड तो करी ली। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? व्हेन क्या हो गया? लेस देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। अब एग्रीगेट, अब डेफिशिएंट डिमांड के केस में क्या आता है? डिफ्लेशनरी गैप। अब डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? जितना हमें फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीगेट डिमांड चाहिए थी, एग्रीगेट डिमांड उससे कम हो गई। अब जरा ध्यान से सुनना, हाँ बेटा पढ़ो मत, सिर्फ सुनो, पढ़ोगे तो कम समझ में आएगा। नहीं नहीं, आप सिर्फ सुनो पहले, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? इज द गैप
डिफ्लेशनरी गैप क्या हमारा? इज द गैप जिसमें क्या है, बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड हमारी फॉल शॉर्ट हो गई एग्रीगेट डिमांड से या फिर एग्रीगेट सप्लाई से, जो मर्जी लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ठीक है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड या फिर एग्रीगेट सप्लाई, दोनों लिख सकते हो, गलत नहीं करेंगे वो। हाँ, एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हो, एग्रीगेट डिमांड भी लिख सकते हो, क्योंकि उस फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड भी है और एग्रीगेट सप्लाई भी है। आई बात समझ में? तो इसमें क्या, डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, बाय विच एक्चुअल, एक्चुअल नहीं लिखोगे गलत कर देंगे, फिर मत कहना कि मैं तो पूरी लिख के हूँ, एक्चुअल नहीं लिखा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। भाई हमें एग्रीगेट डिमांड की कितनी जरूरत है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, उससे हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कितनी है, उसके गैप को कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। तो डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फिर से समझो, डेफिशिएंट डिमांड क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, जो हमारा गैप आया जब हमारी डिमांड कम हो गई है, तो डिफ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इतनी बात समझ में आ गई? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। करस्पॉन्डिंग वाला भी तो बोल ही सकते हैं इसमें लास्ट चल जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? डेफिशिएंट डिमांड क्लियर है, डिफ्लेशनरी गैप क्लियर है, इसके कॉजेस क्लियर है, इम्पैक्ट क्लियर है। हाँ बेटा, समझ में आया? एक बार ही रीड करना है, क्या आगे करें? ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप सुना देना, रीड क्यों करना है? Deflationary gap are the gap at which actual aggregate demand fall short of aggregate demand required to establish full employment equilibrium. Page number 9.3. उसमें देखो इटैलिक वर्ड में लिखा हुआ है, सबसे पहले डेफिशिएंट डिमांड, फिर नीचे जो है, नीचे से जो है नीचे से देखो सेकंड लाइन है। हाँ बेटा, समझ में आया? किसी के अगर नोट्स में कोई और लिखे लिख लो, क्योंकि ये याद कर चुके हो। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो हमें चाहिए। ठीक है, रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, कॉजेस क्लियर है, इम्पैक्ट क्लियर है। हाँ जी, एक ही बात है, बिल्कुल सही है। समझ में आया? इसका क्वेश्चन ये क्या देते हैं कि इसका आंसर दे देते हैं। जैसे अभी है ना, हमारे हमने क्या पढ़ा है, हाँ, जैसे बेटा केस स्टडी आती है ना, आपकी केस स्टडी में क्या आंसर दिए होते हैं, आपको क्वेश्चन ही तो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है ना, जैसे आपको जो है बिजनेस स्टडीज में भी क्या दिया था कि फॉर्मल इनफॉर्मल के मेरिट डिमेरिट दे दिया, उससे आपको पता लगाना था फॉर्मल है इनफॉर्मल है, आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसे ही इसमें क्या है कि वो क्या देते हैं कि एग्रीगेट डिमांड, यही मीनिंग दे दिया, एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बताओ कौन सा है। ठीक है, फिर उसका रीजन बताओ क्यों है। आई बात समझ में? तो एग्जाम में इतना ज्यादा होती थी, ये डिफ्लेशनरी गैप वाला ग्राफ बनाना ही नहीं था, नॉर्मल ग्राफ बनाना था, लेकिन कंफ्यूजन थी, क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कौन सा बनाना है। क्वेश्चन में हाँ। वो अंदर से कंटेंट पूरा आता था, हाँ, पूरा लिख के आई थी, ग्राफ बना के आई थी प्रॉपर, लेकिन आंसर गलत हो गया। बट वो गलत हाँ गलत ग्राफ बना दिया। कुछ भी मतलब क्या कर सकते हैं। चलो कोई नहीं। इकोनॉमिक्स है, वो मैथ्स का होगा। हो गई क्वेश्चन पेपर? हाँ अभी तो हुआ ही नहीं, पढ़िए देख रहा हूं। ऐसे दिमाग घूम कोई रहा नहीं। है। हाँ बेटा, समझ में आ गया? एक्सेस डिमांड करें। कराओ। सर मुझे अगर हमें पूछता है कि मान लो सर बोल रहा है केस स्टडी है, बताओ कौन सा डिमांड है, एक्सेस डिमांड, डेफिनेट डिमांड, फिर उसका ग्राफ भी बनाना है ना हमें उसमें। डिपेंड करता है ऑन मार्क्स, 1 मार्क में तो नहीं बनाओगे, 3 मार्क में तो बनाओगे। 1 मार्क में ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, 3 मार्क में बना के आना है। हाँ जी भाई साहब, समझ में आया? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लिख के आना है, ऐसा ना हो खाली छोड़ो। बच्चों की गंदी आदत होती है, बना के आ गए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कोई लिखा ही नहीं। क्या लिखा है इसमें? इसमें इनकम हाँ, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट।
नीचे आया था लेवल ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, इधर है जो बना रहे हो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, इधर एडीएस लिख देना, नीचे लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट और इनकम। ठीक है, ये जैसे हमारे 3 इम्पैक्ट थे ना, सिर्फ प्राइस को छोड़ के बाकी दोनों और एक इनकम आ जाएगा, लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इनकम। ठीक है, एएस तो क्यों नहीं किया 45 डिग्री लाइन? किसको यहाँ पे इन्होंने एएस 45 डिग्री दे दिया ना, एएस कोई 45 डिग्री लाइन कहते हैं। ये मैक्सिमम आप जो है जब फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे आपकी जितनी भी इको आएगी उसमें 45 डिग्री लाइन ही लिखा होगा, एएस लिखेंगे नहीं, मेंशन ही नहीं करते, क्योंकि ये होती ही 45 डिग्री लाइन है हमारी। ठीक है, और एडी को एडी नहीं लिखेंगे, C+I लिख के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी अगर इन्होंने मेंशन करा होगा ना नीचे एक्सप्लेनेशन में, C+I कर्व और 45 डिग्री लाइन से ही मेंशन किया होगा। आप आगे अभी डिटर्मिनेशन करोगे उसमें भी ऐसे लिखा व्हेन C+I का अबव दी 45 डिग्री लाइन, C+I का लेस देन दी 45 डिग्री लाइन, इस तरीके से लिखा होगा। हाँ जी, अब एक्सेस डिमांड पढ़े भाई साहब। अब एक्सेस डिमांड, हाँ Excess demand refers to the demand at which aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to the full equilibrium level of the economy. बिल्कुल। अब इसमें क्या है, ये हमारी 45 डिग्री लाइन है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है। अब इस एग्रीगेट डिमांड पर जितनी एग्रीगेट डिमांड की जो थी, अब डिमांड हमारी क्या हो गई, बढ़ गई तो उसको क्या कहेंगे हम, Aggregate demand. एक्सेस डिमांड। Sorry, excess demand. जब डिमांड जो है हमारी बढ़ जाएगी उसको क्या कहेंगे, Excess demand. तो हमने डेफिशिएंट डिमांड क्या किया था, हाँ जी, डेफिशिएंट डिमांड की डेफिनेशन, बिल्कुल ठीक है। अब एक्सेस डिमांड में क्या आ जाएगा, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। ठीक है जी, समझ में आया, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर है। अब इसमें क्या आता है हमारा, इन्फ्लेशनरी गैप आ जाता है। क्या आता है, इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसमें क्या है, व्हेन एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स, सिर्फ फॉल शॉर्ट के बजाय आपको एक्सीड लिखाना है। ठीक है, उसमें क्या था, फॉल शॉर्ट, और यहाँ पे क्या आ जाता है, एक्सीड्स। बता दो, Actual aggregate demand exceeds to the aggregate डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। Equilibrium in the आई बात समझ में। व्हेन हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप, इसी तरीके से लिख कर आना, इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। required to establish full समझ में आया बेटा, employment. हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। Required to establish full employment. एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एक्सीड्स The aggregate demand रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ में आया बेटा, ये था हमारा एक्सेस डिमांड हो गया और इन्फ्लेशनरी गैप हो गया। ठीक है, in the economy लिख दिया तो कुछ गलती नहीं कोई गलती नहीं है, ये सब इकोनॉमी में ही है क्योंकि हमारा मैक्रो है। आप कहीं भी लिखो गलत नहीं, इकोनॉमी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। economy है भाई, economy से economy. तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब इकोनॉमी में ही हो रहा है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। Economy किसी का economy लिख दे. अब बेटा इसके भी इम्पैक्ट पर आ जाते हैं। इम्पैक्ट किस चीज़ों पे आता है, 3 चीज़ों पे बताया है, प्राइस, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। अब बेटा ध्यान देना, अब क्या है कि हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है, ठीक है ना, हमारा हम कर रहे हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड जो है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट से ऊपर चली गई डिमांड। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, जहाँ पे हमारा aggregate demand is equal to aggregate supply. और कुछ फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जितने भी लोग जो है काम करने के विलिंग थे सबको काम मिल रहा है, को काम मिल रहा है. एक्सेप्ट दोज हु आर फ्रिक्शनली और स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड। फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दैट इज फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल क्या होती है, हमारी चेंजिंग ऑफ जॉब्स के कारण। ठीक है, मान लो आपने एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में जाओगे, वो बीच का गैप है, कोई कम नहीं कर सकता, वो तो आएगा ही आएगा। दूसरी बात क्या है, जो हमारी इकोनॉमी के चेंज, मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। स्ट्रक्चर चेंज हो गया जैसे कि अब कंप्यूटर में एआई आ गया, बट लोगों को नहीं आता, तो उनको रखेंगे, जिनको एआई आता है, जिनको नहीं आता उसको निकाल देंगे। तो क्या, या फिर तो उनको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस टाइप की जॉब मार्केट में अवेलेबल होती है वो बोला स्किल लो है, लोगों के पास नहीं होता, जिसके कारण वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल। आई बात समझ में, जिस टाइप की एम्प्लॉयमेंट है उस टाइप का स्किल नहीं है, और जो स्किल है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो हो गई हमारी स्ट्रक्चरल। बट तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे ये 2 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कभी वो पूछ ही लेते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है नहीं होती, हाँ 2 टाइप की होती है। ठीक है, Frictional और structural. स्ट्रक्चरल। अब फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जहाँ पे जितने भी लोग काम करने के विलिंग है सबको काम मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों को काम पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें एक पॉइंट क्या है हमारा, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट हमारी इसके बाद क्या रहेगी, कांस्टेंट।
ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि जितने लोग काम करने के विलिंग थे सबको काम मिल चुका है, उसके बाद जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात क्या है हमारा आउटपुट, आउटपुट बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। बच्चे इतने होशियार है, मैं बता नहीं सकता, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही तो आउटपुट कैसे बढ़ जाएगा। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है, जितने लोग काम करने के विलिंग थे सब काम कर रहे हैं, सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो जितनी आउटपुट थी उतनी हो चुकी है, अब उसके आउटपुट इंक्रीज नहीं हो सकती, आउटपुट जो है वो भी कांस्टेंट रहेगी। सर हम इसमें ऐसे देख सकते हैं जैसे कोई भी चीज पीक पे जाती है उसके बाद फिर डाउन पे जाती ही है, तो हम तो आउटपुट जो है हमारा कम हो जाएगा। भाई अगर मैक्सिमम मिनिमम ही बताता था। मतलब कि ऐसे सोच सकते हैं। नहीं, आपकी सोच ही गलत है। सर ये एओडी पहुंच गया सर। हम अभी एक्सेस डिमांड की तरफ जा रहे हैं, आप फिर से डेफिशिएंट डिमांड की तरफ आ रहे हैं, समझो ना। डेफिशिएंट डिमांड तो हम कर चुके हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद डिमांड हमारी बढ़ गई, हम उस केस को कंसिडर कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इकोनॉमी में चीज बढ़ रही है या कम हो रही है। अच्छा हम जो है इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड को सोच रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे इकोनॉमी में पहले बढ़ती है कम होती है मैक्सिमम, वो तो हमारी इकोनॉमी का रूल ही है, एक चीज बढ़ती है फिर कम होती है फिर बढ़ती है, ये तो चलता ही रहता है, ग्राफ है वो तो, ठीक है। बट यहाँ पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड के केस में फुल एम्प्लॉयमेंट से एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाएगी तो एम्प्लॉयमेंट हमारा जो है कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके बाद एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकती। अब जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं बढ़ा सकते तो आउटपुट भी नहीं बढ़ेगी, तो आउटपुट हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आई बात समझ में, आउटपुट कांस्टेंट, एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, प्राइसेस बढ़ जाएगा। जब भी डिमांड बढ़ती है और मार्केट में आउटपुट कम होता है तो प्राइस हमारे, तो एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप के केस में प्राइस हमारे बढ़ जाएंगे, आउटपुट कांस्टेंट रहेगी, एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट रहेगी। समझ में आया? हाँ जी बेटा जी, समझ में आया, नहीं आया? आ गया। तो हमारा सबसे पहले एक्सेस डिमांड क्या होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। फिर आते हैं हम इन्फ्लेशनरी गैप पे। इन्फ्लेशनरी गैप इज द गैप बाय विच एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड exceeds aggregate demand required to establish full employment equilibrium। एक्सेस लिख दो या एक्सीड लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है। आई बात समझ में? तो एक्सेस डिमांड क्लियर है, इन्फ्लेशन गैप क्लियर है, इसके इम्पैक्ट क्लियर है। अब इसके भी हम रीजन पे आ जाते हैं। रीजन भी इसके बेटा कौन से रहेंगे, वही सी आई जी एक्स एम टैक्सेस। ठीक है, कंजम्पशन, अब इसमें डिमांड बढ़ गई तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और टैक्सेस कम हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये थे हमारे रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक और वो है इसमें, कोई deficit financing। हाँ सुन लो, वैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग होता क्या है, क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग वो होता है ना जब क्या होता है कंट्रीज में जब करेंसी नोट को प्रिंट किया करते हैं, इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। जब न्यू करेंसी नोट्स छपेंगे तो मार्केट में आएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो उस टाइम ये जो एक रीजन उसका डेफिसिट फाइनेंसिंग भी है, मतलब कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स, इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। भाई वाला ने एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, डेफिसिट फाइनेंसिंग, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब ही यही है, इशूइंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स। अगर न्यू करेंसी नोट्स हम जो है प्रिंट करेंगे या फिर इशू करेंगे तो उससे मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, उसके कारण एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशन गैप हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गए इसके कॉजेस। क्लियर है ये? हाँ बेटा, एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड क्लियर है कि नहीं? पक्का? अब बेटा 5 7 10 मिनट लगा के एक बार इसको दोनों को रीड कर लो। ठीक है। सर एक बार